हेलो दोस्तों, यूपीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक है तो आई होप आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो हम उसी श्रेणी में आज आपके सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने ओर से सीडीपी के लिए 500 क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। इसमें हमने 100 क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, 100 आज करेंगे। ऐसे करके 500 क्वेश्चन हो जाएंगे और हम इसको व्याख्या सहित लेकर चलें तो ये 500 क्वेश्चन ना होकर ये 1000 क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को इस पूरी सीरीज़ को अच्छे से देखना है, रट जाना है। पीडीएफ हम देंगे, उसको रट जाना है तो आपके सीडीपी में अच्छे मार्क्स आने तय हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमने किसी तरीके। तो हमने यहाँ पर इस वीडियो में क्या डिस्कस किया है, किस टॉपिक को डिस्कस किया है कि शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण के बारे में, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण विधियान, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम से सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को केवल परीक्षा पास कराना नहीं, छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, छात्रों को केवल नोट्स लाना कक्षा में। तो मेन चीज़ सीटर या किसी भी टीचिंग एग्जाम में क्या होता है, आप नेगेटिव पॉइंट ढूंढना होता है। नेगेटिव आपको समझने नहीं आ रहा तो आपको ढूंढना है कि नेगेटिव जो ऑप्शन है वो कौन सा है। तो केवल जहाँ लिखा होता है ना, वो नेगेटिव सामान्यतः माना जाता है। तो आप केवल वाले को मना कर सकते हैं कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपका सही आंसर ये वाला है। आप बी और डी में से आपको चूज करना है, तो बी वाला आपका सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल। तो शिक्षण का अर्थ है, शिक्षण का मूल उद्देश्य शिक्षार्थियों के व्यवहार में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाना, ताकि वह समाज में प्रभावी ढंग से समायोजित हो सके। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। इसके अंतर्गत कौन कौन से 3 ध्रुव आते हैं? तो शिक्षक छात्र प्रधानाचार्य, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, शिक्षक समाज विद्यालय, या छात्र माता पिता और वातावरण। तो इसका सही आंसर होगा आपका शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन डीवी ने। ठीक है, कई बार पूछा गया है। तो तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षण की प्रकृति कैसे होती है? केवल कला, केवल विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों। तो सिंपल सा आंसर दिख रहा है आपको, कला और विज्ञान दोनों। ठीक है, तो बात करते हैं, शिक्षण एक कला है क्योंकि इसमें सृजनात्मकता और कौशल की आवश्यकता होती है, और यह एक विज्ञान भी है क्योंकि यह व्यवस्थित, क्रमबद्ध और सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? नहीं वाले पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो आश्रित चर छात्र होता है, स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम होता है, और स्थिर चर होता है कक्षा की दीवारें। तो शिक्षण का एक चर कौन सा नहीं है? सिंपल सा आंसर है स्थिर चर, कक्षा की दीवारें। शिक्षक प्रक्रिया में 3 मुख्य चर होते हैं, शिक्षक जो स्वतंत्र चर होता है, छात्र जो आश्रित चर होता है, पाठ्यक्रम या शिक्षक विधियाँ जो मध्यस्थ चर होता है। ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है शिक्षण प्रक्रिया में। ठीक है, अभी ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है इस वीडियो में, आपको इसके क्वेश्चन के आंसर तो रटे होने चाहिए, 100% रटे होने चाहिए, प्लस आपको इसकी व्याख्या भी याद रखनी है। आपको हम बता दें, आपने इस 500 क्वेश्चन की सीरीज़ का ये काम कर लिया कि आपने पूरी पीडीएफ को रट लिया, तो आपके सीडीपी में मार्क्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो शिक्षण का सबसे निम्नतम या प्रारंभिक स्तर कौन सा है? बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, या स्वायत्त विकास स्तर। तो इसका सही आंसर आपका स्मृति स्तर। हार्वर्ड द्वारा प्रतिपादित स्मृति स्तर शिक्षण का सबसे प्रारंभिक स्तर है, जिसमें केवल सूचना को रटने और याद रखने पर बल दिया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि शिक्षण के स्तर किसने दिए थे? वो आपके हार्वर्ड ने दिए थे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आपका चिंतन स्तर जो है कि शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? चिंतन स्तर के, तो चिंतन स्तर के बारे में आपको बताया था
हंट ने चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक हंट हैं। यह स्तर शिक्षण का सबसे उच्च स्तर है और सबसे निचला वाला स्तर कौन सा था? स्मृति स्तर। वो किसने दिया था? हर्बर्ट ने। यहाँ जहाँ छात्र समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन है कि मॉरिसन ने शिक्षण के किस स्तर का प्रतिपादन किया था? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, इनमें से कोई नहीं। स्मृति स्तर आपका वो हो गया हर्बर्ट, और आपका ये चिंतन स्तर आपका विलियम हंट हो गया। ठीक है, तो ये मॉरिसन बच्चा बोध स्तर के लिए। ठीक है, तो बोध स्तर की बात करते हैं। S.C. मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था, जिसमें तथ्यों को समझने और उनके अनुप्रयोग पर बल दिया जाता है। तो 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षक के रूप में शिक्षण का लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को केवल आदेशों का पालन सिखाना, छात्रों में समानता से स्वतंत्रता सहयोग की भावना का विकास करना, छात्रों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने देना, केवल मेधावी दो। केवल वाले आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, बिल्कुल इन पर ध्यान नहीं देना है। अब छात्र अपनी क्लास में मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर बी आंसर इसका सही होगा। छात्रों को समानता, स्वतंत्रता और सहयोग की भावना का विकास करना। लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में छात्रों के विचारों का सम्मान किया जाता है और उनमें स्वतंत्रता, समानता तथा परस्पर सहयोग के सामाजिक मूल्यों का विकास किया जाता है। 9वां क्वेश्चन बात करते हैं कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का वर्गीकरण किसने किया था? B.S. ब्लूम ने, जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, जॉन डेवी ने। तो इसका सही आंसर बताइएगा। B.S. ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण, जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो B.S. ब्लूम ने दिए थे, के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं: संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोशारीरिक क्षेत्र, या जिसे क्रियात्मक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, शिक्षण की निरंकुश शैली में केंद्र बिंदु कौन होता है? छात्र, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, समाज। तो सही आंसर आपका शिक्षक। निरंकुश या सत्तावादी शिक्षण शैली शिक्षक केंद्रित होती है, जहाँ शिक्षक सर्वोपरि होता है और छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं। आधुनिक शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षण का मुख्य केंद्र कौन होना चाहिए? शिक्षक, बालक, विद्यालय भवन, अभिभावक। सबको पता है, गणित में जारी है कि आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसमें बालक की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं की ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। ठीक है, हमारी इसी स्पीड में चलती रहेगी वीडियो। आई होप आप बोर ना हो रहे हो, क्योंकि यहाँ हम केवल पढ़ाने आए हैं, आपसे मजाक करने बिल्कुल नहीं आए। शिक्षण का उत्तर सक्रिय चरण मुख्य रूप से किससे संबंधित है? योजना बनाने से, मूल्यांकन से, कक्षा प्रस्तुतिकरण से, या गृह कार्य देने से। तो इसका सही आंसर है मूल्यांकन से। फिलिप जैक्सन के अनुसार शिक्षण के 3 चरण हैं। ठीक है, किसके अनुसार? फिलिप जैक्सन के अनुसार शिक्षण के 3 चरण हैं। पूर्व सक्रिय चरण, जिसमें हम योजना बनाते हैं। अंतः सक्रिय चरण, जिसमें हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। और फिर तीसरा उत्तर सक्रिय चरण, जिसमें हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक, आपका 13वां क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? अधिगम को सुगम और प्रभावी बनाना, छात्रों को दंडित करना, पाठ्यक्रम को बिना समझाए समाप्त करना, छात्रों में भय पैदा करना। शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? सोचना नहीं है, भय पैदा में करना नहीं है, ठीक है, दंडित करना नहीं है, पाठ्यक्रम को समझाना है भाई साहब। तो आपका सही आंसर है पहला। ठीक है, अधिगम। शिक्षण का प्राथमिक कार्य अधिगम की प्रक्रिया को सरल, सुगम, आनंददायक और उद्देश्यपूर्ण बनाना है। औपचारिक शिक्षण कहाँ प्राप्त होता है? सिंपल साहब, विद्यालय और शैक्षणिक संस्थान। अगर आप इतने सिंपल सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही गलत रास्ते पर हैं और आपकी तैयारी बहुत ही बेकार हुई। हम बता दें पहले से आपको। निश्चित स्थान, पूर्व निर्धारित समय, निश्चित पाठ्यक्रम और नियमों के अंतर्गत दिए जाने वाला शिक्षण औपचारिक शिक्षण कहलाता है, जैसे विद्यालय में शिक्षण जो होता है वो। 15वां क्वेश्चन है आपका, अनौपचारिक शिक्षण की विशेषता क्या होती है?
यह पूरी तरह पूर्व नियोजित होता है। इसकी कोई निश्चित समय सारणी या पाठ्यक्रम नहीं होता है। यह केवल वयस्कों के लिए होता है। इसमें प्रमाण पत्र मिलना अनिवार्य है। तो इसमें प्रमाण पत्र मिलना अनिवार्य नहीं है। इसमें केवल वयस्क नहीं होते हैं। ये पूरी तरह पूर्व नियोजित भी नहीं होता है। ठीक है, इसका आपका बी वाला सही है। इसकी कोई निश्चित समय सारणी और पाठ्यक्रम नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षण जीवन पर्यंत चलता रहता है। इससे बालक अपने परिवार, समाज, मित्रों और वातावरण से स्वाभाविक रूप से किसी निश्चित नियम या पाठ्यक्रम से सीखता है। अब आते हैं संप्रेषण। संप्रेषण की जो कम्युनिकेशन है की शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? कम्युनिस, कम्युनिकेयर, ये भी दोनों, या कम्युनिटी। तो आपका सही आंसर है सी, ये भी दोनों। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस और कम्युनिकेयर दोनों से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना या सूचनाओं का आदान प्रदान करना। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा कक्ष संप्रेषण मुख्य रूप से किस प्रकार का होना चाहिए? एक तरफा, दो तरफा, केवल लिखित, केवल शब्द, केवल वाले आपके दोनों गए। ठीक है, सिंपल सा आंसर है दो तरफा। कम्युनिकेशन आपका दो तरफा होना चाहिए, तभी प्रभावी होता है। प्रभावी कक्षा संप्रेषण हमेशा द्विमार्गी होना चाहिए, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप से विचारों का आदान प्रदान और अंतःक्रिया करते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ क्या है? संदेश को गुप्त कोड में बदलना, प्राप्त संदेश का अर्थ समझना, संदेश को प्रसारित करना, संदेश को नष्ट करना। तो डिकोडिंग का अर्थ होता है प्राप्त संदेश का अर्थ समझना। ठीक है, प्राप्त संदेश का अर्थ समझना। डिकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश प्राप्तकर्ता रिसीवर जो है भेजे गए प्रतीकों या संदेशों को समझकर उसका सही अर्थ निकालता है, वही आपकी डिकोडिंग होती है। अब 19वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का एक तत्व नहीं है? नहीं पे ध्यान दें। प्रेषक, माध्यम, प्रतिपुष्टि, संदर्भ पुस्तक। तो इसका सही आंसर आपका हुआ डी, संदर्भ पुस्तक। संप्रेषण चक्र के मुख्य तत्व जो आपके चार होते हैं ना। पहले आपके सेंडर, प्रेषक, फिर संदेश मैसेज, फिर इनकोडिंग, फिर आपका माध्यम होता है, फिर प्राप्तकर्ता होता है, डिकोडिंग होता है, फीडबैक होता है। तो कितने चक्र हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 तत्व हो गए। ठीक है, संप्रेषण के। 20वां देखते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? लिखित शब्दों का, मौखिक वाणी का, शारीरिक भाषा और हाव भाव का, पाठ्य पुस्तकों का। तो आपका अशाब्दिक संप्रेषण में जो है शारीरिक भाषा और हाव भाव का या फिर बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग होता है, जो बिना शब्दों के प्रयोग किए केवल चेहरे के हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं, आंखों के इशारे या स्पर्श द्वारा संदेश भेजा जा सकता है, उसे अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, आंखों में सब कुछ बया हो जाना शाब्दिक संप्रेषण होता है। ठीक है, अब आपका है 21वां क्वेश्चन की कक्षा में संप्रेषण की सबसे बड़ी बाधा बैरियर कौन सी है? ब्लैकबोर्ड का आकार, कक्षा में अत्यधिक शोर, बैठने की व्यवस्था या छात्र की पोशाक। छात्र की पोशाक से तो मेरे ख्याल से कुछ ही आपका नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर आपका भौतिक या पर्यावरणीय शोर कक्षा संप्रेषण की सबसे बड़ी बाधा है, जो संदेश को स्पष्ट रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, बच्चे शोर मचा रहे हैं तो टीचर जो बोल रहा है वो बच्चा नहीं सुन पाएगा। संप्रेषण में प्रतिपुष्टि फीडबैक की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है? यह सुनिश्चित करने के लिए संदेश सही ढंग से समझाया गया है, शिक्षक की आवाज़ जांचने के लिए, समय बिताने के लिए, छात्रों को डराने के लिए। सिंबल सा ये तीनों गलत है, ये सही है। ठीक है, दिख रहा है। फीडबैक से प्रेषक को यह पता चलता है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को उसी अर्थ में ग्रहण किया है या नहीं जिसमें वह भेजना चाहता था। इसके बिना संप्रेषण अधूरा होता है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन, ठीक है। जब एक ही स्तर के दो सहकर्मियों के बीच संप्रेषण होता है तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। अधोगामी संप्रेषण, ऊपरमुखी संप्रेषण, या फिर आपका क्षैतिज संप्रेषण या विकर्णीय संप्रेषण। तो आपका क्षैतिज संप्रेषण होता है।
समान पद या समान स्तर के व्यक्तियों, जैसे दो शिक्षक आपस में बात कर रहे हैं या फिर दो छात्र आपस में बात कर रहे हैं, के बीच होने वाले संप्रेषण को क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा सिर हिलाना या मुस्कुराना किस प्रकार का पुनर्वलन या संप्रेषण है? नकारात्मक शाब्दिक संप्रेषण, सकारात्मक अशाब्दिक संप्रेषण, नकारात्मक अशाब्दिक संप्रेषण या औपचारिक लिखित संप्रेषण। तो इसका सही आंसर है आपका सकारात्मक अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, सिर हिलाकर सहमति देना या मुस्कुराना सकारात्मक अशाब्दिक संप्रेषण है, जो छात्र को प्रोत्साहित करता है। 25वां क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण के 7 Cs के सिद्धांत में शामिल क्लैरिटी का क्या अर्थ है? संदेश का बड़ा होना, स्पष्ट होना, कठिन होना, संदेश का गुप्त होना, सिंबल सा दिख रहा है, क्या होना चाहिए? 7 Cs सिद्धांत के अनुसार क्लैरिटी का अर्थ होता है संदेश का पूरी तरह से स्पष्ट और समझने योग्य होना, ताकि कोई भी भ्रम में न रहे। 26वां क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा शिक्षण में इनकोडिंग का मुख्य कार्य कौन करता है? छात्र, शिक्षक, डेस्क की बेंच या पाठ्यक्रम? तो इसका सही आंसर है शिक्षक। शिक्षण के दौरान शिक्षक अपने विचारों को शब्दों, संकेतों या चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए इनकोडिंग करता है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तिगत संप्रेषण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसमें कम समय लगता है, प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देना संभव होता है, यह बहुत सस्ता होता है, इसके लिए किसी योजना की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपका है प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत देना संभव हो पाता है। व्यक्तिगत संप्रेषण में शिक्षक प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत कठिनाइयों, रुचियों व योग्यताओं के अनुसार उसके साथ संवाद स्थापित कर मार्गदर्शन करता है। 28वें क्वेश्चन पर आते हैं। सामूहिक संप्रेषण की एक प्रमुख सीमा कौन सी है? यह खर्चीला होता है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया पाता, इसमें छात्र सक्रिय होते हैं, यह केवल उस शिक्षण के लिए उपयोगी है। तो इसमें बी वाला सही है। सामूहिक संप्रेषण में पूरी कक्षा में एक साथ निर्देश दिए जाते हैं, जिससे व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी होने का खतरा होता है। ठीक है, आप जो समूह में जो टीचिंग करते हैं, समूह में बात करते हैं, तो आप पर्सनली किसी को जान नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि सभी ने वो टॉपिक समझ लिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ बच्चे रह जाते हैं जिन्हें समझ नहीं आता है और वो आपसे कह भी नहीं पाते। एक शिक्षक की वाणी में उतार चढ़ाव संप्रेषण के किस पहलू से संबंधित है? पराभाषाई, लिखित संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, यांत्रिक माध्यम? तो उसका है पराभाषाई। वाणी की गति, टोन, उतार चढ़ाव, वॉल्यूम को पैरालिंग्विस्टिक या पराभाषा कौशल कहते हैं, जो मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं कि संप्रेषण में आने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा, साइकोलॉजिकल बैरियर का उदाहरण कौन सा है? ऊंचा सुनाई देना, पूर्वाग्रह, दूरी बनाना या फिर धुंधला दिखाई देना? तो इसका सही आंसर पूर्वाग्रह या रुचि। छात्र या शिक्षक का मानसिक रूप से तैयार ना होना, ध्यान ना देना, डर या पूर्वाग्रह रखना मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। ठीक है, अब आपके हैं 31 का क्वेश्चन। आप कमेंट करें कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने सही हैं, और लास्ट में ज़रूर कमेंट करें कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। अगर आपके 80+ क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी राह पर हैं। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। शिक्षण के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? शिक्षण के क्रियाशीलता, ठीक है, शिक्षक को कक्षा में दौड़ना चाहिए नहीं, छात्रों को करके सीखने के अवसर, ये सही है। छात्रों को हम पढ़ना ही नहीं है, ये वाला सही है। ठीक है, क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार जब बालक स्वयं अपने हाथों से करके सीखता है तो उसका अधिगम अधिक स्थायी और अर्थपूर्ण होता है। ठीक है, 32वें क्वेश्चन पर आते हैं कि शिक्षण का कौन सा सिद्धांत बालक की वास्तविक
जिंदगी से विषय वस्तु को जोड़ने पर बल देता है। चयन के सिद्धांत, विभाजन, अमूर्तता, जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। मुझे तो ये लग रहा है, आपको पता नहीं क्या लग रहा है। ठीक है, यदि पाठ्य सामग्री बालक के वास्तविक जीवन और अनुभव से जुड़ी हो तो बालक उसमें रुचि लेता है और जल्दी सीखता है। यही आपका जीवन से संबद्धता का सिद्धांत है। शिक्षण के रुचि के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्य वस्तु को मनोरंजक और आकर्षक बनाकर छात्रों का ध्यान केंद्रित करना। बिल्कुल यही आंसर है। बिल्कुल, केवल हटाते हैं, कठिन हटाते हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हटाते हैं। ठीक है, सिंपल सा आंसर था पहला वाला। कि रुचि के सिद्धांत के अनुसार यदि विषय वस्तु छात्रों की जिज्ञासा और रुचि के अनुकूल हो तो वे बिना किसी दबाव के स्वतः सीखने के लिए तत्पर होते हैं। चौथे से क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का प्रेरणा का सिद्धांत बालक में क्या उत्पन्न करता है? कुंठा, आलस्य, अनुशासनहीनता, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आंतरिक ऊर्जा। बिल्कुल यही आंसर है। अभिप्रेरणा सीखने का मुख्य राजमार्ग है। यह सिद्धांत छात्रों को नया सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत का पालन कैसे कर सकता है? सभी छात्रों के लिए एक ही कठोर विधि अपनाकर? नहीं। मंदबुद्धि छात्रों का गढ़ा, विभिन्न छात्रों की क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करके। यही आंसर सही है। ठीक है, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, ध्यान रखें। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के तहत शिक्षक को कक्षा के सभी स्तर के बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार अपनी शिक्षण योजना बनानी चाहिए। हम आपसे कह सकें, आपको आंसर तो याद रखना ही है, उससे भी ज़्यादा आपको इनकी व्याख्या ज़रूर याद रखनी है। आपका है शिक्षण के चयन के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? केवल हटा दो, उपलब्ध समय और स्तर के अनुसार उपयुक्त पाठ्य सामग्री का चयन करना। यही ठीक है, बी वाला। ज्ञान का भंडार असीमित होता है, ठीक है, परंतु समय सीमित होता है। ठीक है, अब हमारे यूपी टेट के लिए भी समय सीमित है, इसलिए शिक्षक को छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल और सर्वोत्तम उपयोगी सामग्री का चयन करना चाहिए। ठीक, अब आप यूट्यूब पर जो टीचर है वो मैराथन ला रहे हैं। ठीक है, कुछ मैराथन में क्या कर रहे हैं कि वो बार बार PYQ करा रहे हैं, यूपी टेट के नहीं तो किसी और एग्ज़ाम के PYQ करा रहे हैं यूपी टेट के नाम पर। ठीक है, वो नुकसानदायक नहीं है, वो भी आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, लेकिन वो जो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हैं, वो यूट्यूब पर फ्री में ये नहीं देना चाहते हैं बच्चों को, कि बच्चों पर वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं यूट्यूब पर फ्री में। पेड कोर्स में वो कराते हैं, पेड कोर्स में कंप्लीट थ्योरी कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, ठीक है, पेड कोर्स में। लेकिन यूट्यूब पर क्या चलता रहता है? मैराथन चलती रहती है, आपकी PYQ चलते रहते हैं। ठीक है, खुद से कुछ मेहनत नहीं करनी है। उनका जो ये बोल देते हैं कि हमें इस टॉपिक पर या हमारा ये कंटेंट तैयार होना चाहिए, तो वो यूट्यूब के लिए उनकी जो टीम है वो उन्हें वो कंटेंट तैयार कर दे देती है, उसी को वो पढ़ा देते हैं। लेकिन जो पेड कोर्स में जो होता है, पेड कोर्स में इन्हें खुद मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए वहाँ का जो पेड कोर्स के जो कंटेंट होते हैं वो अच्छे होते हैं, मैं इसकी मना नहीं करूँगा। लेकिन हम यहाँ फ्री में आपको पेड कोर्स जैसे कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए CDP थ्योरी सीरीज चलाई गई थी 250 क्लास की, उसमें आपने सपोर्ट दिया। लेकिन हम अभी कुछ दिनों से MCQ सीरीज चला रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए CDP का। तो 37वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का नियोजन का सिद्धांत शिक्षक को क्या सलाह देता है? नियोजन का सिद्धांत, बिना तैयारी के कक्षा में जाना, शिक्षण से पूर्व उद्देश्य, सहायक सामग्री और शिक्षण विधियों की रूपरेखा तैयार रखना। यही सही लग रहा है मुझे, केवल वाला हटा दो। ठीक है, ये वाला बी वाला सही है। नियोजन जो प्लानिंग के सिद्धांत के अनुसार एक सफल शिक्षक कक्षा में जाने से पहले पाठ्य योजना तैयार करता है ताकि शिक्षण सुव्यवस्थित हो सके। ठीक है, तो आपका है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है?
इसमें शिक्षक को वेतन समय पर मिलता है? नहीं। इससे कक्षा में सन्नाटा रहता है? नहीं। यह केवल उस गलत इसमें जो है शिक्षण कार्य दिशाहीन होने से बचता है और लक्ष्य केंद्रित रहता है। ठीक है, 29वां देखते हैं इसकी डिटेल में क्या लिखा है। जब शिक्षण का उद्देश्य पहले से निश्चित होता है तो शिक्षक और छात्र दोनों को पता होता है कि उन्हें क्या और क्यों प्राप्त करना है। ठीक है, हालांकि शिक्षण की आवृत्ति के सिद्धांत का क्या लाभ है? छात्र बोर हो जाते हैं, समय नष्ट होता है। लाभ पूछ रहा है भाई, तुम हानियाँ गिना रहे हो। सीखा हुआ ज्ञान स्थायी और सुदृढ़ होता है, यही आपका लाभ है। बार बार दोहराने या अभ्यास करने से सीखी हुई बातें दीर्घकालिक स्मृति में चली जाती हैं, जिससे विस्मरण कम होता है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षक की तानाशाही पर? नहीं। चुनाव पर? गलत। केवल नहीं। इसके सही आंसर होगा छात्रों को प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता देने पर। 41 इसमें डिटेल में देखते हैं क्या लिखा है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कक्षा का वातावरण भयमुक्त हो और छात्र जो है स्वतंत्र होकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकें। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन का सिद्धांत शिक्षक को पाठ प्रस्तुत करने का क्या तरीका बताता है? पूरी किताब एक ही दिन में पढ़ा देना? नहीं। पाठ को छोटी छोटी तार्किक और सुगम इकाइयों में बांटकर पढ़ाना? बिल्कुल यही सही आंसर होगा। जो कठिन या बड़े पाठ को छोटी छोटी उप इकाइयों में विभाजित करके पढ़ाने से छात्र उसे आसानी से समझ लेते हैं। इसे अंश से पूर्ण की ओर जो हमारा शिक्षण सूत्र था ना, उससे भी जोड़ सकते हैं। और आपका शिक्षण का जो आपका निर्माण एवं मनोरंजन का जो सिद्धांत है, किस मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को पूरा करता है? छात्रों की रचनात्मकता और मानसिक शांति को, सार्थक की आर्थिक स्थिति को, केवल शिक्षक के आराम को? सिंपल सा आंसर आपको दिख रहा है, पहला वाला ही सही है। खेल खेल में शिक्षा या मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से बालकों में सृजनात्मकता का विकास होता है और वे पढ़ाई को बोझ नहीं समझते। ठीक है, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत शिक्षक से क्या अपेक्षा करता है? सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। ठीक है, वह कमज़ोर बच्चों को उत्पाद नहीं? गलत। वह कक्षा में बात न कर? गलत। वह बच्चों को कठोर? गलत। सही आंसर आपका दिख रहा है साफ साफ, वह बच्चों के साथ मित्रवत और सहानुभूति व्यवहार करें। एक अच्छे शिक्षक को मार्गदर्शक और मित्र की भूमिका निभानी चाहिए, जिससे बच्चे अपनी समस्याएं बिना झिझक के बता सकें। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रिय शिक्षण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस किसके विचारों से अत्यधिक प्रभावित है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी, जेबी वॉटसन, स्किनर, हर्बर्ट स्पेंसर। जो मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं, इनका सही आंसर है। जो मारिया मॉन्टेसरी थी और फ्रोवेल ने ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया था। आँख, कान, नाक, त्वचा आदि के सक्रिय प्रयोग से सीखना सबसे तीव्र होता है, इनके अनुसार मारिया मॉन्टेसरी और फ्रोवेल ने ये बताया था। ठीक है, जैसे सामान्यतः ये भी यही होता है। अब आपका शिक्षण के सिद्धांतों का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है? शिक्षण जो बोझिल हो जाता है? नहीं। परीक्षाएं रद्द हो जाती है? नहीं। शिक्षक का समय बचता है? गलत। शिक्षण जो आपका प्रभावी होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है और वैज्ञानिक बनता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का मुख्य आधार क्या है? अब हमारे शिक्षण सूत्र शुरू हो गए यहाँ से। बालक का नया ज्ञान, बालक का पूर्व ज्ञान, शिक्षक की योग्यता, भविष्य की योजना। तो आपका जो आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर है, इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को सबसे पहले बालक के पूर्व ज्ञान को टटोलना चाहिए कि बच्चों को पहले आता क्या है। उसी के आधार पर नया ज्ञान या जो उसे नहीं मालूम है वो बातें बताना चाहिए। ठीक है, अब आपका है शिक्षण सूत्र मूर्त से अमूर्त की ओर किस आयु वर्ग के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए, केवल विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, वयस्कों के लिए? तो आपका मूर्त से अमूर्त की ओर जो आपका प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए इम्पोर्टेंट है।
छोटे बच्चे उन चीज़ों को जल्दी सीखते हैं जिन्हें वे छू या दे सकते हैं। जिन वस्तुओं को हम देख या छू सकते हैं उन्हें मूर्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ही वे अमूर्त या काल्पनिक विचारों को समझ पाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की ओर का पालन करने से क्या होता है। छात्र को आत्मविश्वास बढ़ता है और वे रुचि लेते हैं। छात्र पढ़ना छोड़ देते हैं। शिक्षक का काम, ये सारे गलत है, पहला सही है। पहले सरल अवधारणाएं सिखाने से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है, जिसके बाद वे कठिन समस्या को हल करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षा सूत्र किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय की देन है। गेस्टाल्टवाद हमने ये वर्दीमर कोहलर थे ना, कोहलर कॉफ्का, उसका है। गेस्टाल्टवादियों वर्दीमर कोहलर कॉफ्का के अनुसार हम किसी वस्तु को पहले संपूर्ण रूप में देखते हैं, फिर उसके भागों को, जैसे पहले पूरी पेड़ दिखाई देता है, फिर उसकी पत्तियों और शाखाओं को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपका 50वां क्वेश्चन है, आधे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र का उपयोग किस विधि में मुख्य रूप से किया जाता है। निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। जैसे आंसर आपका है आगमन विधि। आगमन विधि में पहले विशिष्ट उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है और उनके आधार पर एक सामान्य नियम निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारे 50 क्वेश्चन आगे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, जिससे हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। अनिश्चित से निश्चित की ओर से जो शिक्षण सूत्र है के अनुसार शिक्षण की शुरुआत में बालक के विचार कैसे होते हैं। पूरी तरह स्पष्ट, अस्पष्ट और अनिश्चित, वैज्ञानिक, तार्किक। तो इसका सही आंसर है बी। बालक का प्राथमिक ज्ञान अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। शिक्षक का कार्य प्रयोग और उदाहरणों द्वारा उसे निश्चितता और स्पष्टता प्रदान करना है, ठीक है। तो आपका शिक्षण सूत्र अनुभव से तर्क की ओर, क्या अर्थ है इसका। बालक को तर्क करने से रोकना, गलत। अनुभव की उपेक्षा करना, गलत। केवल हटाओ, इसका सही आंसर है बी। बालक के व्यवहारिक अनुभवों को आधार बनाकर तार्किक चिंतन का विकास करना। देखते हैं क्या व्याख्या इसकी। बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव प्राप्त करता है वह सत्य होता है, ठीक है। शिक्षक को उन अनुभवों से शुरुआत करके धीरे धीरे उसके पीछे कारणों की ओर बढ़ना चाहिए। 53वां क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण सूत्र जो आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर में विश्लेषण का क्या अर्थ है। समस्या को एक साथ जोड़ना, समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, समस्या को नज़रअंदाज करना, रट लेना। तो इसका सही आंसर होगा आपका समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समझना। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी विषय या समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर गहराई से समझना, ठीक है। संश्लेषण में इन भागों को जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है। 54वां क्वेश्चन पे आते हैं कि शिक्षण सूत्रों के मुख्य प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। मतलब शिक्षण सूत्र किसने दिए थे। हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस ने, पियाजे और वाइगोत्स्की ने, वाटसन और कोहलर ने, अरस्तु और प्लेटो ने। तो इसका सही आंसर आपका हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस ने। शिक्षण सूत्रों को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय मुख्य रूप से J.A. कमेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर हो जाता है, ठीक है। अब आपके आता है 55 का क्वेश्चन। स्थूल से सूक्ष्म की ओर के शिक्षण सूत्र का दूसरा नाम है। सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त, अज्ञात से अज्ञात, पूर्ण से अंश। तो आपका है ये मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। स्थूल का अर्थ जो होता है वो मूर्त होता है। मूर्त मतलब भौतिक वस्तु है, और सूक्ष्म का अर्थ होता है अमूर्त, मतलब विचार या सिद्धांत या काल्पनिक वस्तु है। इसलिए इसे मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहा जाता है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर शिक्षण सूत्र के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय
पहले किसका ध्यान रखना चाहिए? विषय की तार्किकता का, बालक की रुचि, आयु और योग्यता का, व्याकरण के नियम का, कठिन परिभाषाओं का। सॉरी। तो इसका सही आंसर है बालक की रुचि, आयु और योग्यता का। पहले बालक की मनोवैज्ञानिक स्थिति, रुचि या तत्परता के अनुसार पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। फिर धीरे धीरे विषय वस्तु के तार्किक और व्यवस्थित क्रम की ओर पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन चल रहा था 56वां, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन? मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की और जो सूत्र है आपका, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय पहले किस का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बच्चों की जो रुचि का ध्यान रखा जाता है, कोई सी भी शिक्षण वृद्धि हो, ठीक है। पहले बालक की मनोवैज्ञानिक स्थिति, रुचि और तत्परता के अनुसार उन्हें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे विषय वस्तु के तार्किक और व्यवस्थित क्रम की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपका 57वां क्वेश्चन है, प्रकृति का अनुसरण करें सूत्र का समर्थन किस दार्शनिक विचारधारा से पुरजोर तरीके से किया गया? तो आपका बताइए, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद। तो जैसे आंसर है बी। कितना सिंपल है, प्रकृति का अनुसरण करें तो प्रकृतिवाद वाले ही बोलेंगे। प्रकृतिवाद जिसे रूसो ने दिया था, का मानना है कि बालक को उसकी प्राकृतिक गति और वातावरण के अनुसार सीखने देना चाहिए, कृत्रिम बांधना नहीं, मतलब बल्ले को, वो जो बालक है उसको स्वतंत्र छोड़ दो, प्रकृति की गोद में छोड़ दो, वो बच्चा खुद सीख जाएगा जो सीखना है, ठीक है। ये रूसो भाई साहब का मानना था। कक्षा में मानचित्र, ग्लोब या मॉडल दिखाकर पढ़ाना किस सूत्र का अनुपालन है? अमूर्त से मूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, विश्लेषण से संप्रेषण की ओर। तो आपका सही आंसर है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो आपका मानचित्र, ग्लोब या मॉडल जो आपका वास्तविक और मूर्त वस्तु है, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये वस्तुएं वो होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनका प्रदर्शन करके पृथ्वी या देशों की भौगोलिक स्थिति जैसी अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट किया जा सकता है। 59वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक पहले संज्ञा की परिभाषा न देकर सीधे राम, दिल्ली, कुर्सी जैसे उदाहरण दे देता है, वह किस सूत्र का प्रयोग कर रहा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो इसका सही आंसर विशिष्ट से सामान्य की ओर। राम, दिल्ली, कुर्सी विशिष्ट उदाहरण है। इनके आधार पर वह बाद में संज्ञा का सामान्य नियम परिभाषा बताएगा, जो कि विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र का उदाहरण है, ठीक। तो आपका है 60वां क्वेश्चन, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से कक्षा का वातावरण कैसे बनता है? नीरस, उबाऊ, बाल केंद्रित, सुगम, रोचक, अत्यधिक तनावपूर्ण, शिक्षक केंद्रित। सही आंसर आपका बाल केंद्रित, सुगम और रोचक। शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इनके उपयोग से कठिन विषय भी अत्यंत सरल और सुगम हो जाते हैं। 61वां क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर प्रविधि का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, जॉन डीवी। तो इसका सही आंसर है सोक्रेटिस, सुकरात। प्रश्नोत्तर प्रविधि का जो जनक है उसे सुकरात को माना जाता है, इसलिए इसे सुकराती विधि भी कहते हैं, क्योंकि सुकरात ज्ञान की खोज के लिए संवाद और प्रश्नों का सहारा लेते थे, ठीक है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अब आपका है, शिक्षण की वर्णन विधि, डिस्क्रिप्शन टेक्निक को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? वर्णन की जो भाषा है अत्यंत कठिन होना चाहिए? नहीं। वर्णन कम से कम 5 घंटे का होना चाहिए? नहीं, ऐसे कोई सीमा नहीं है। वर्णन केवल अंग्रेजी में होना चाहिए? नहीं। वर्णन की जो विषय वस्तु है छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल और सजीव होना चाहिए, ये वाला सही आंसर है, ठीक है। आपका देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा है, वर्णन ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों के मस्तिष्क में उस घटना या वस्तु का स्पष्ट चित्र या मानसिक बिंब बन सके, ठीक है। तो आपका देखते हैं 63वां क्वेश्चन कौन सा है? कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड, जो आपकी मेथड प्रवृत्ति है, मेथड है, टेक्निक है, प्राथमिक स्तर पर क्यों अत्यधिक लोकप्रिय है? क्योंकि इससे बच्चे सो जाते नहीं,
केवल मनोरंजन नहीं, केवल हटा दो क्योंकि इसमें शिक्षक गलत, क्योंकि इसमें बच्चों की कल्पना शक्ति और एकाग्रता का विकास होता है। कि बच्चों को कहानी सुनाते रहो, वो एकाग्र होकर आपकी बातें सुनता रहेगा, आपकी कहानी को सुनता रहेगा। कहानियों के माध्यम से बच्चे जटिल नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी सहजता से सीखते हैं और उनकी कल्पनाशीलता बढ़ती है। ठीक है। व्याख्यान विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह पूरी तरह बाल केंद्रित बुद्धि है, गलत। यह बहुत, इसमें बहुत अधिक खर्च होता है, गलत। यह प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये गलत। यह उस कक्षाओं के लिए उपयोगी है परंतु उसमें छात्र अधिकांशतः निष्क्रिय होते हैं। मैं भी होता था जब व्याख्यान विधि का प्रयोग करते थे 12th क्लास में टीचर। बीएड में भी करते थे हमारे जो स्पेशली जो आपके हमारे एचओडी सर थे, एचओडी सर वो पढ़ाते थे। हमारे बाल विकास वाले सर, खैर बाल विकास तो अच्छा टॉपिक है, लेकिन मेन चीज़ है टीचर कैसे प्रदर्शित कर रहा है किस टॉपिक को। ठीक है। कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट आपको बोरिंग नहीं होता है, नीरस नहीं होता है। ये सब कुछ टीचर के ऊपर निर्भर करता है। टीचर किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से आपको सामने उस चीज़ को परोस रहा है। ठीक है। व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित होती है। बड़ी कक्षाओं में जहाँ पाठ्यक्रम विस्तृत होता है, यह समय बचाने में उपयोगी होती है परंतु छात्र इसमें सक्रिय भागीदार नहीं बन पाते। ठीक है। स्पष्टीकरण विधि का मुख्य उपयोग कब किया जाता है? खेल के मैदान में? नहीं। किसी कठिन गूढ़ अमूर्त विचार को सरल भाषा में समझाने के लिए। यही सही आंसर है इसका। ठीक है। तो 65वें क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। जब कोई विषय वस्तु अत्यधिक कठिन या अमूर्त हो तो शिक्षक उदाहरणों, चित्रों या सरल शब्दों के माध्यम से उसका स्पष्टीकरण करता है। 66वां क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या होनी चाहिए? वे द्विअर्थी या संदेह, गलत। क्लियर होना चाहिए, प्रश्न आपका क्लियर होना चाहिए कि पूछ क्या रहे हैं, संदेह में नहीं पढ़ना है। उनकी भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, यही बिल्कुल सही आंसर है। अच्छे प्रश्न हमेशा स्पष्ट होते हैं, बालक के स्तर के अनुकूल होते हैं, किसी निश्चित शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं। ठीक है। 67वां क्वेश्चन देखते हैं। निरीक्षण प्रविधि ऑब्जर्वेशन टेक्निक या ऑब्जर्वेशन मेथड के माध्यम से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? रटने का गलत, नकल गलत, ये सब गलत है। आपका बी वाला सही है, आपको क्लियर दिख रहा है। जब छात्र किसी वस्तु, घटना या प्रकृति का स्वयं प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हैं तो उनकी सूक्ष्म अवलोकन क्षमता और तार्किक चिंतन सुदृढ़ होता है। 68 शिक्षण में उदाहरण प्रविधि इलिस्ट्रेशन टेक्निक या इलिस्ट्रेशन मेथड का मुख्य लाभ क्या है? उदाहरण प्रविधि क्या है? यह पाठ को लंबा खींचती है, नहीं। यह शिक्षक गलत या गलत। यह अमूर्त और कठिन तथ्यों को मूर्त और बोधगम्य बनाती है। उदाहरण क्या है? शाब्दिक या दृश्य उदाहरण दे सकते हैं, जैसे चित्र मॉडल देने से कठिन और नीरस बिंदु भी रुचिकर और समझने योग्य बन जाते हैं। 69वां क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास कार्य प्रविधि ड्रिल प्रैक्टिस टेक्निक किस मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। तो सिंपल सा है, अभ्यास नाम लिखा है तो अभ्यास के ऊपर ही होगा। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार क्रिया को बार बार दोहराने से उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, जिससे कौशल में दक्षता आती है। ठीक है। 70वें क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं हम। किसी ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करना किस प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है? ये बताइएगा। व्याख्यान विधि, वाद विवाद, सिंपल सा आंसर है पर्यटन एवं भ्रमण विधि। आपके इस क्लास से मेरे ख्याल से आपके 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाने चाहिए इस क्लास से। पर्यटन या शैक्षिक भ्रमण विधि के अंतर्गत छात्रों को वास्तविक स्थानों जैसे ताजमहल, संग्रहालय पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान दिया जाता है, वही आपकी पर्यटन या भ्रमण विधि होती है। ठीक है। वाद विवाद विधि
का उपयोग करते समय शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? चलिए बताइए। मूर्ख दर्शक के रूप में नहीं, तानाशाह के रूप में नहीं, वह स्वयं चर्चा से बाहर रहे नहीं, वह जो है एक निर्देशक और मध्यस्थ के रूप में रहे। वाद विवाद में शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि चर्चा जो है गरिमापूर्ण रहे, अनुशासित रहे और मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहे। 72 का क्वेश्चन देखते हैं। खेल प्रविधि के मूल प्रतिपादक कौन है? कोल्डवेल कुक, फ्रोवेल, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक। तो इसका सही आंसर आपका कोल्डवेल कुक। खेल विधि को शिक्षा में व्यवस्थित रूप से लाने का श्रेय हेनरी कोल्डवेल कुक को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्ले वे में इसका वर्णन किया गया था। कि कोल्डवेल कुक ने जो दी थी आपकी खेल प्रविधि की थी प्ले वे मेथड, उनकी बुक का भी नाम जो था प्ले वे ही था। ठीक है। अब आते हैं फ्रोवेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति कौन सी है? सिंपल सा, डाल्टन पद्धति, किंडरगार्टन प्रोजेक्ट या ह्यूरिस्टिक विधि। तो फ्रोवेल ने दी थी किंडरगार्टन पद्धति। फ्रोवेल ने किंडरगार्टन मतलब बच्चों का बगीचा पद्धति विकसित की, जिसमें खेल, उपहार और गीतों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 74 का क्वेश्चन देखते हैं। परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन है, जो जॉन डीवी के शिष्य थे? किलपैट्रिक, सुकरात, आर्मस्ट्रॉन्ग, हेनरी पार्कहर्स्ट। तो इसका सही आंसर है विलियम एच किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने किया था। यह विधि पूर्णतः व्यवहारिक, सामाजिक और प्रयोजनवादी दर्शन पर आधारित है। सॉरी। तो आपका जो किलपैट्रिक है वो जॉन डीवी के शिष्य थे। ठीक है। अब आते हैं 75वें क्वेश्चन पर। ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग, स्किनर, थॉर्नडाइक। क्या सिंपल सा क्वेश्चन में दिख रहा है। ह्यूरिस्टिक शब्द जो है ग्रीक शब्द ह्यूरिस्को से बना है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। इसके प्रतिपादक प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है, जिसमें छात्र को एक खोजकर्ता की भूमिका में रखा जाता है। ठीक है। 76वां क्वेश्चन है। शिक्षण की नवीन विधा बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य दर्शन क्या है? बालक की स्वतंत्रता, रुचि और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को सर्वोपरि बनाना, बालक का कोई गृह कार्य न देना, बालक को विद्यालय न आने की छूट देना, शिक्षण को निष्क्रिय कर देना। तो आपका पहला आंसर इसका सही है। बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण की पूरी व्यवस्था, पाठ्यक्रम, समय सारणी, गतिविधियाँ बालक की क्षमताओं और विकास की अवस्था के अनुरूप तैयार की जाती है। 77वां क्वेश्चन देखते हैं कि गतिविधि आधारित शिक्षण ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसे हम ABL कहते हैं, की विशेषता क्या है? छात्र केवल बैठकर व्याख्यान सुनते हैं? नहीं, कभी नहीं। यह केवल वाले हटा दो, दो ये गए ये दी है। इसमें किसी पाठ ये भी गलत है, बुक तो चाहिए, थोड़ी बहुत बुक चाहिए होती है। ज्ञान अर्जन विभिन्न मनोरंजक और शारीरिक मानसिक गतिविधियों द्वारा होता है। ठीक है। तो देखते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण में बालक स्वयं सक्रिय होकर खेल, नाटक, प्रयोग आदि गतिविधियों के माध्यम से सहजता से सीखता है। ठीक है। अब हम आते हैं 78वां क्वेश्चन। सहभागी शिक्षण, ठीक है, से क्या तात्पर्य है? केवल वाले दो, हमें केवल वाले क्वेश्चन हटा देने हैं। ये हटा दो, ये हटा दो, ये दो क्वेश्चन गए। माता पिता क्यों बैठेंगे भाई कक्षा में? शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रिय और समान भागीदारी। ठीक है। सहभागी शिक्षण में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी मिलकर योजना बनाते हैं और ज्ञान का सृजन करते हैं। 79 दक्षता आधारित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? पाठ्यक्रम को केवल समय पर समाप्त करना, छात्रों को किसी संप्रदाय कौशल में पूर्ण दक्षता या मास्टर प्राप्त करना। केवल वाला ये हटा दो। ठीक है। केवल वाला ये हटा दो, डराना नहीं है। तो इसका सही आंसर ये है। दक्षता आधारित शिक्षण इस
बात पर बल देता है कि बालक अगली कक्षा या इकाई में तभी प्रवेश करे जब वह वर्तमान कौशल में न्यूनतम अधिगम स्तर या पूर्ण दक्षता हासिल कर ले। 80वां क्वेश्चन देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? छात्रों को नई कक्षा में प्रवेश देना नहीं, वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल बनाना नहीं, छात्रों की शारीरिक बीमारी का इलाज करना नहीं, निदानात्मक परीक्षण द्वारा पहचानी गई अधिगम की कमियों और त्रुटियों को दूर करना आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो देखते हैं क्या लिखा है व्याख्या में। निदान मतलब डायग्नोसिस से कमियों का पता चलता है, और उपचार ये रेमेडी द्वारा उन कमियों को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण दिया जाता है, जिसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। निदानात्मक शिक्षण क्यों किया जाता है? अंक देने के लिए नहीं, छात्रवृत्ति के लिए नहीं, आर्थिक स्थिति जानने के लिए नहीं, छात्रों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाने के लिए आपका निदानात्मक शिक्षण किया जाता है। जैसे एक डॉक्टर बीमारी के पता लगाने के लिए डायग्नोसिस करता है, वैसे ही शिक्षक छात्रों की पढ़ाई में आ रही दिक्कतों के मूल कारणों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण करता है। ठीक है। बहुस्तरीय शिक्षण मल्टी लेवल टीचिंग की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कक्षा में सभी छात्र एक ही बुद्धिलब्धि के हों, जब कक्षा में केवल हटा दो केवल हटा दो। ठीक है, 2 ऑप्शन है। सही आंसर आपका जब एक ही कक्षा में विभिन्न मानसिक, बौद्धिक और अधिगम स्तर वाले छात्र उपस्थित हो, तो आपका बहुस्तरीय शिक्षण किया जाता है। समावेशी या सामान्य कक्षा में तीव्र, सामान्य और मंदबुद्धि के बच्चे एक साथ बैठते हैं। उनके विभिन्न स्तरों को संबोधित करने के लिए बहुस्तरीय शिक्षण उपागम अपनाया जाता है। बहुकक्षा शिक्षण मल्टी ग्रेड टीचिंग का क्या अर्थ है? एक छात्र का कई स्कूलों में पढ़ाना नहीं, ऑनलाइन डिजिटल कक्षा नहीं, विद्यालय में बहुत सारे कमरों को होना नहीं, एक ही कक्षा द्वारा एक ही शिक्षक द्वारा एक ही समय पर एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाना आपका बहुकक्षा शिक्षण होता है। शिक्षकों की कमी या संसाधनों के अभाव के कारण जब एक शिक्षक को 3-4-5 के बच्चों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाना पड़ता है, तो उसे बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं। ठीक है। वो आपका है 84वां क्वेश्चन, नवीन शिक्षण उपागमों में रचनात्मकता संरचनावाद किस बात का समर्थन करता है? छात्र ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है? नहीं। शिक्षक को कक्षा में कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। छात्र अपने पूर्व ज्ञान और सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं, ये आपका सही है। तो देखते क्या लिखा है व्याख्या में। संरचनावादी उपागम जिसे समर्थक कौन है? पियाजे और वाइगोत्स्की हैं। संरचनावादी उपागम के अनुसार बालक ज्ञान का निर्माता होता है, जो अपने अनुभवों द्वारा सीखता है। ठीक है। 85वां क्वेश्चन है, आनंददायी शिक्षण का मुख्य घटक क्या है? कठोर गृह का गलत कक्षा में गलत कटल, भयमुक्त, तनावमुक्त और खेल पूर्ण से युक्त शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना। ठीक है। यदि शिक्षक का वातावरण खुशनुमा भयमुक्त होगा, तो बालक बिना किसी मानसिक तनाव के सीखने में आनंद महसूस करेगा। ठीक है। अब देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के वास्तविक जनक कौन है? तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि D.W. एलन। सूक्ष्म शिक्षण का विकास 1961 से 1963 के दौरान स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रॉयड विलियम एलन और उनके साथियों द्वारा किया गया था। तो D.W. एलन आपके जो है सूक्ष्म शिक्षण के माइक्रो टीचिंग के वास्तविक जनक हैं। ठीक है। और देखते हैं 87वां क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण मूल रूप से क्या है? कम बुद्धि वाले छात्रों को पढ़ाने की विधि नहीं, विज्ञान के प्रयोग की विधि नहीं, बहुत छोटी कक्षा का मूल्यांकन नहीं, एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है आपकी टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण जो है आपके सूक्ष्म शिक्षण छात्रों को पढ़ाने की विधि नहीं है, बल्कि यह छात्रों शिक्षकों में जो अब B.Ed. BTC वाले छात्र होते नहीं हैं,
उनके शिक्षण कौशलों को विकास करने की नियंत्रित प्रशिक्षण वृद्धि है। ठीक है, जो आपने BTC B.Ed करी होगी तो आपने माइक्रो टीचिंग करी होगी। NCERT के अनुसार भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी निर्धारित है? 45 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट। तो इसका सही आंसर आपका 36 मिनट। NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि 36 मिनट होती है, जिसे 6-6 मिनट के उप चरणों में विभाजित किया जाता है। कई बार आया क्वेश्चन, ये ऊपर वाला भी कई बार आया क्वेश्चन है। माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो टीचिंग, और काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं, हर साल आता है कोई ना कोई क्वेश्चन। तो भारतीय सूक्ष्म शिक्षण चक्र माइक्रो टीचिंग साइकिल का सही क्रम क्या है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में? तो सबसे पहले आपका कोई टॉपिक पढ़ाना है तो आपको पहले योजना बनानी होती है, फिर शिक्षण करना होता है, फिर प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं, फिर से योजना बनाते हैं, फिर से टीचिंग करते हैं, और फिर से फीडबैक प्राप्त करते हैं। यही आपकी जो है साइकिल रहती है। सही चक्र है पाठ योजना बनाना, शिक्षण, ये सारे पाठ योजना बनाना ये हम घर से बना के लाते हैं। ठीक है, शिक्षण करते हैं 6 मिनट, फीडबैक करते हैं 6 मिनट, रीप्लानिंग करते हैं 12 मिनट, री टीचिंग करते हैं 6 मिनट, और री फीडबैक करते हैं 6 मिनट। तो आप कितने मिनट हो गए टोटल? 6 और 6 12, 12 12 24, 24 और 6 30 और 6 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग हो गया। ठीक है, ये पाठ योजना तो आप घर से ही बना के लाते हैं, इसका टाइम काउंट नहीं होगा। हम आगे 90वें क्वेश्चन पर, सूक्ष्म शिक्षण को स्केल्ड डाउन टीचिंग क्यों कहा जाता है? स्केल डाउन टीचिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कक्षा का आकार, समय और विषय वस्तु की जटिलता को कम कर दिया जाता है। यही सही आंसर है किसका? ठीक है, इसमें वास्तविक कक्षा की जटिलताओं को कम किया जाता है। इसमें केवल 5 से 10 छात्र होते हैं और 5 से 6 मिनट का समय होता है, और केवल एक शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग के दौरान केवल एक, सारे शिक्षण कौशल पर नहीं किया जाता है, केवल एक शिक्षण कौशल पर किया जाता है। ठीक है, देखते हैं भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का शब्द का परिचय किसने और कब कराया था? D.D. तिवारी ने 1967 में, प्रोफेसर S.K. मित्रा ने, B.K. पासी ने, या फिर महात्मा गांधी ने? तो इसका सही आंसर है D.D. तिवारी ने। भारत में 1967 में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट, जो इलाहाबाद में था, के डॉक्टर D.D. तिवारी ने सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या भी ध्यान रखनी है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशलों का अभ्यास किया जाता है? एक साथ 5 कौशल, केवल एक ही कौशल, सभी कौशलों का एक साथ मिश्रण, किसी कौशल का नहीं? तो आपका है सूक्ष्म शिक्षण की ये विशेषता है कि जटिलताओं को कम करने के लिए अभ्यासकर्ता एक समय में केवल एक ही विशिष्ट कौशल जैसे प्रस्तावना या सैंपल कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। तो केवल एक कौशल का प्रदर्शन होता है। अब देखते हैं 93वां क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण में चक्र में पुनः योजना रीप्लानिंग के लिए कितना समय दिया जाता है? 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 5 मिनट। ये टाइमिंग पूछी जाती है कि किस चक्र का कितना टाइम होता है, पूछते हैं। फीडबैक मिलने के बाद छात्र शिक्षक को अपनी कमियों को सुधारते हुए दोबारा पाठ योजना बनाने के लिए सर्वाधिक 12 मिनट का समय लगता है। इसमें हम अपनी कमियों को सुधारेंगे। ठीक है, फिर हम उसी कमियों को दूर करने के लिए उसी प्रकार का जो प्लानिंग करके आएंगे। फिर से पाठ की शुरुआत करने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त कौशल को क्या कहा जाता है? सैंपल कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या फिर व्याख्या कौशल? तो सिंपल आपका प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल सबसे पहला कौशल होता है जिसके माध्यम से शिक्षक पूर्व ज्ञान का परीक्षण कर छात्रों का ध्यान नवीन पाठ की ओर आकर्षित करता है। 95वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना कौशल
के प्रश्नों का गुण क्या होना चाहिए? वह बहुत कठिन होना चाहिए? नहीं। वह पूरे ज्ञान पर आधारित और तारतम्यता से होना चाहिए? बिल्कुल यही है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। तो प्रस्तावना के प्रश्न श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए, यानी पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न का आधार होना चाहिए, जिससे समस्यात्मक प्रश्न तक पहुंचा जा सके। ठीक है। तो 96वां क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने और बोरियत दूर करने के लिए शिक्षक द्वारा शारीरिक गति, हाव भाव और आवाज़ में बदलाव करना क्या कहलाता है? खोज, पूर्व प्रश्न कौशल, उद्दीपन प्रदर्शन कौशल, दृष्टांत कौशल या फिर सुदृढ़ीकरण कौशल। तो इसका सही आंसर है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत शिक्षक अपने हाव भाव, आवाज़ की टोन, शारीरिक संचालन और ध्यान केंद्रण में बदलाव करता है ताकि छात्र सक्रिय रहें। ठीक है। अब आते हैं 97वां क्वेश्चन। इस श्यामपट्ट कौशल का उपयोग करते समय क्या सबसे महत्वपूर्ण है? रंग बिरंगे चौका अद्वितीय उपयोग, गलत। लेख की स्पष्टता, अक्षरों का सुडौल आकार और सीधी रेखा में लिखना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। श्यामपट्ट शिक्षक का सच्चा मित्र होता है। बोर्ड पर लिखा गया कार्य स्पष्ट होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए ताकि पीछे बैठे अंत में जो सबसे लास्ट में बैठा बच्चा ना, उसे भी आसानी से देख सके। इतने स्पष्ट आकार में, इतने बड़े साइज में लिखा होना चाहिए। शिक्षण में पुनर्वलन कौशल का क्या महत्व है? छात्र को चुप कराने के लिए, गलत। पाठ्यक्रम जल्दी खत्म करने के लिए, गलत। छात्रों को शारीरिक दंड देने के लिए, गलत। छात्रों को सही अनुक्रियाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें दोहराने के लिए प्रेरित करने के लिए, यही सही है आपका। ठीक है। सकारात्मक पुनर्वलन, शाबाश, बहुत अच्छा देने से छात्र आगे भी सही उत्तर देने और कक्षा गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है। 99 क्वेश्चन। यदि कोई छात्र उत्तर नहीं दे पा रहा है तो शिक्षक द्वारा संकेतों की मदद से सही उत्तर तक पहुंचाने का प्रयास किस कौशल के तहत आता है? व्याख्या कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, उद्दीपन प्रदर्शन कौशल या फिर श्यामपट्ट कौशल। ये है आपका खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल में छात्र के अधूरे या गलत उत्तर आने पर शिक्षक उप प्रश्न या संकेत देकर छात्र से सही उत्तर निकलवाने का प्रयास करता है। तो आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन है कि शिक्षक कौशलों की कुल सूची तैयार करने वाले प्रमुख भारतीय शिक्षक शास्त्री कौन है, जिन्होंने 13 कौशलों की सूची दी थी? तो जल्दी बताइए इसके सही आंसर है बी के पासी। इंदौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे बी के पासी ने अपनी पुस्तक बिकमिंग बेटर टीचर में 13 महत्वपूर्ण शिक्षक कौशलों की सूची प्रदान की थी जो भारत में सर्वमान्य है। तो आपकी यहाँ पर हम CDP की 500 क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है। हम अभी तक आपको 200 क्वेश्चन दे चुके हैं और 200 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक ख़ास बात इस सीरीज़ की ये और है कि हम इस सीरीज़ के माध्यम से आपके UP टेट के CTP वाले सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है। इस सीरीज़ के माध्यम से आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छूटेगा जिसका रिवीजन ना हुआ हो। ठीक है। तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसके सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें और आप बता सकते हैं कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही गए। मैं आपसे फिर से बता दूँ कि आपके अगर 80% सवाल सही हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। आप निश्चिंत हो जाइए, तो आपका UP टेट 100% निकलने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।